गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपका 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में किस तरीके की रेस्पिरेशन प्रोसेस पाई जाती है, फिशेस में किस प्रकार की रेस्पिरेशन प्रोसेस पाई जाती है, इसके अलावा इंसेक्ट्स में किस प्रकार की रेस्पिरेशन प्रोसेस पाई जाती है। इन तीनों के बारे में आपके इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ये सभी टॉपिक्स हम आपके इस चैप्टर में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वन डे बूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। बूजो जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, यानी कि उत्सुकता से अपने दादा दादी का वेट कर रहा था तथा उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा उसे उत्सुकता थी, जो कि अपने गांव से 1 साल के बाद आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वे वास्तव में बहुत जल्दी वहाँ पर बस स्टॉप पर पहुँचना चाहता था, जिससे कि वो उन्हें वहाँ पर रिसीव कर सके। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। उसने क्या किया कि उसने तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट किया और कुछ ही मिनट्स में वो बस स्टॉप पर पहुँच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। इसके दौरान वो क्या कर रहा था, बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहा था, यानी कि उसकी जो ब्रीथिंग रेट थी वो वहाँ पर बढ़ चुकी थी, इंक्रीज़ हो चुकी थी। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि तुम इतनी तेज़ी से ब्रीथिंग क्यों कर रहे हो। बूजो टोल्ड हर दैट ही कैम रनिंग ऑल द वे। बूजो ने उनको बताया कि मैं पूरे रास्ते भागता हुआ आया हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन एक प्रश्न उसके माइंड में दौड़ रहा था। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथ फास्ट। वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि जब कोई भी पर्सन दौड़ता है तो उसकी ब्रीथिंग फास्ट क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइन इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम यहाँ पर कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं इस चैप्टर में उसे डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक वर्ड्स नहीं होती हैं, वो दोनों अलग अलग होती हैं। ब्रीथिंग जो होती है वो रेस्पिरेशन की एक पार्ट होती है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं। वाई डू वी रेस्पायर। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एक बहुत छोटी यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम सेल बोलते हैं। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproductions। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो प्रत्येक सेल्स होती है यहाँ पर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया एंड रेप्रोडक्शन हो गया। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो आप भोजन वगैरह खाते हैं, जो भी आप फूड कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो आपका न्यूट्रिशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अब वो जो न्यूट्रिशन आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद आप एक्सक्रिएशन करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्टेज मटेरियल्स बन रहे हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एंड रेप्रोडक्शन क्या होता है कि इसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम रेप्रोडक्शन कहते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी। सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनिमल अगर वो वर्क करेगा, आप थोड़ा सा भी वर्क करें तो आपको वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को वर्क करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एवन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी आर रिक्वायर एनर्जी। इसके अलावा अगर आप ईटिंग यानी कि खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी यह कहते हुए सुना है कि आपके पेरेंट्स आपको यह है क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलरली फूड खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड होते हैं उसमें क्या स्टोर रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ होती है।
देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, उन सभी को फूड से एनर्जी प्राप्त करनी होती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथिंग करते हैं यानी कि जब हम श्वास लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, तो हम कहाँ पर ब्रीथ करते हैं? एयर में ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेंस ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि एयर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। द एयर वी ब्रीथ is transported to all parts of the body and ultimately to each cells। जब भी हम अपनी ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस को अंदर लेते हैं तो वह बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और सभी सेल्स को प्राप्त हो जाती है। इन द सेल्स, अब सेल्स में क्या प्रोसेस होती है? ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में जो ऑक्सीजन होती है हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वो फूड का ब्रेकडाउन करती है। सेल्स में जो फूड होता है, जैसे कि आपने भोजन किया, वो आपके स्टमक में गया, स्टमक से वो आपके उसमें न्यूट्रिशन जितने वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी के अंदर चले गए थे, यानी कि सेल के अंदर पहुंच गए थे। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एंड दिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो यहाँ से आप सेलुलर रेस्पायरेशन की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं कि फूड ब्रेकडाउन की वह प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पायरेशन जो होती हैं वो सेल्स और सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में ही होता है। इन द सेल्स द फूड ग्लूकोज is break down into carbon dioxide and water using oxygen। सेल्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है एंड ऑक्सीजन देता है। सॉरी, यूजिंग ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोवाइड कराता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब भी यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन occurs within use of oxygen, it is called aerobic respiration। जब भी किसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या उसकी यूजफुल से होता है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, या इसके अलावा जो आपका फूड है वो विदाउट ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज्ड एनर्जी, जब भी आपकी फूड ब्रेक डाउन होगा यानी कि किस किस में टूटता है? वो एक कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, एंड वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका ग्लूकोज है जो कि आपकी सेल्स में फूड के रूप में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह दो चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है जिसे आप ब्रीथिंग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, एंड वाटर प्रोवाइड कराता है जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे जो वर्क्स होती हैं उनमें हेल्पफुल होता है, और तीसरी आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप कोई भी वर्क अपना कर सकते हैं। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in absence of air। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि उन्हें ब्रीथिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करती हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स एनिमल्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब ये अपना एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन, अगर वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो फूड है यानी कि ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? एल्कोहल में ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यह अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ईस्ट जो है वो एक आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज अ फंजाई। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, तो यह एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं और इस दौरान यह अल्कोहल का फॉर्मेशंस करती हैं, इसलिए इसका यूज वाइन एंड बियर बनाने के लिए भी किया जाता है।
आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायरेशन करती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ये बहुत बहुत कम समय के लिए होता है। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो केवल उसी समय होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं, फास्ट रनिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, वॉकिंग करती हैं फॉर मैनी हार्स, काफ़ी घंटों तक, और हैवी वेट लिफ्टिंग और बहुत ज़्यादा वजन उठाती हैं, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, तो एनर्जी की जो डिमांड होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत कम होती है, यानी कि लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ग्लूकोज इन मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है तो वह लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आप कभी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि जब बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं? द क्रैम्प्स ऑक्यूर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। ये क्रैम्प्स इसीलिए आती हैं क्योंकि जो आपकी मसल सेल्स होती हैं वो कौन सा रेस्पायरेशन कर रही हैं, यहाँ पर एनारोबिकली रेस्पायरेशन कर रही हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लैक्टिक एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स कॉजेस मसल क्रैम्प्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो एनारोबिकली रेस्पायरेशन करेंगे तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड्स का एक्यूमुलेशन यानी कि जमा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो मसल्स जो होती हैं वो हमारी उसमें क्या जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। यहाँ पर हम क्रैम्प्स के कुछ समय के बाद हम वहाँ पर हम रिलीव कर सकते हैं अगर हम गर्म पानी से बात करती हैं या फिर मसाज करती हैं, तो यानी कि मालिश करती हैं। तो कैन यू गैस वाई इट इज़ सो? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी हम किसी गर्म पानी से बात करती हैं या फिर मसाज करती हैं तो ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। इसलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है मसल सेल्स को वो इंक्रीज होती जाती है। The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई होती है रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिससे कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड्स का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड्स में एंड वाटर में। अब आता है इसके बाद आपका ब्रीथिंग टॉपिक। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। आप क्या करना है कि आपको नोस्ट्रिल्स को क्लोजली आपको बंद करना है, माउथ को भी बंद करना है, और कुछ समय के लिए आपको अपनी घड़ी को देखना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? आप कुछ समय के बाद क्या फील करेंगे? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? क्या आप बहुत लंबे समय तक इनको दोनों को बंद करके रख सकते हैं? नहीं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। अब आप उस टाइम को नोट कीजिए जब यहाँ पर आप अपनी ब्रीथ को ले रहे हैं, यानी कि होल्ड कर रहे हैं, मतलब कितने समय तक आपने उसको होल्ड करके रखा है, पकड़े हुए रखा है, उस समय को आपको नोट डाउन करना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो आपको ये पता चला होगा कि आप विदाउट ब्रीथिंग के बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन टेकिंग रिच इन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उसे अंदर ले रही हैं एंड गिव इट आउट रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा जो आपकी बॉडी के अंदर बन गई है उसे आप अपनी बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। किसकी हेल्प की मदद से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो गए? नोस्ट्रिल आपका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, उसकी हेल्प की मदद से आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी कि आपकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम यहाँ पर इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन अ एक्सहेलेशन। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है और उसे आप बाहर निकाल रहे हैं तो ये प्रोसेस आपकी एक्सहेलेशन कहलाती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज
ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक जीवित रहेगा पूरे जीवन भर उसके साथ चलती हुई रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट इन टर्म्ड एज अ ब्रीथिंग रेट। अब ब्रीथिंग रेट क्या होती है कि आप 1 मिनट में आपकी जो ब्रीथिंग टाइम है वो कितना है, यानी कि कितने टाइम तक कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ब्रीथिंग कर रहे हैं वो आप, और कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ब्रीथिंग रेट कहलाएगी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशंस जो होते हैं वो अल्टरनेटली प्रोसेस करते हैं। कैसे कि आप एक इनहेलेशन करेंगे, सेकंड आप एक्सहेलेशन करेंगे, फिर इनहेलेशन करेंगे, फिर एक्सहेलेशन करेंगे। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का क्या मतलब है कि एक आपने इनहेलेशन किया, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो वो आपकी एक ब्रीथ कहलाएगी। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथ रेट। क्या आप अपनी ब्रीथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या आप यह जानना चाहते हैं वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो या तो कांस्टेंट होती है या फिर आपकी बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ये चेंज होती रहती है। बिल्कुल आपकी बॉडी के ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाई डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए हम इसे एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। हम इस बात से जागरूक हैं कि हम सभी ब्रीथिंग करते हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। यदि आप यहाँ पर ब्रीथिंग रेट को काउंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। आप ब्रीथिंग को अंदर लेते हैं, यानी कि सांस को अंदर लेते हैं और नॉर्मली से बाहर निकालते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। अब आप इसे खोजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल्ड। क्या इनहेल और एक्सेल। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स मिनट्स आफ्टर रिस्क अबाउट वॉक एंड आफ्टर रनिंग। इसके बाद में आपको ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना, एंड रनिंग के दौरान अपने ब्रीथिंग रेट को नोट कीजिए। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। इसके बाद आप कंप्लीट रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ब्रीथिंग रेट को रिकॉर्ड कीजिए। टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अपनी जो आपने फाइंड्स की हैं उन्हें आप टैबुलेट कीजिए एंड कंपेयर और ब्रीथिंग रेट्स, और अपनी ब्रीथिंग रेट्स को डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर कीजिए विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ में भी आप उन्हें कंपेयर कर सकती हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रिलीज दैट व्हेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। इस एक्टिविटी के दौरान आपने यह जाना होगा कि जब भी किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, तो यू मस्ट हैव रिलीज्ड दैट व्हेन एवर अ पर्सन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, सी ब्रीथ फास्टर, तो वो बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल्स, जिससे कि हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हो सके। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिससे कि स्पीड से फूड का ब्रेक डाउन कर सके, एंड मोर एनर्जी रिलीज, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। डज दिस एक्सप्लेन्स वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगती है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो उस समय बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी होती है, और उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आपको नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स के नेम लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं। इसमें आप अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट डाल सकते हैं। किसी भी एडल्ट की जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है वो 12 to 20 होती है। आफ्टर रिस्क फॉर 10 मिनट्स, अगर आप रिस्क वॉक करते हैं, इनकी बहुत तेज़ी से रिस्क वॉक करते हैं और 10 मिनट तक चलते हैं, उसके बाद अगर आप अपनी ब्रीथिंग रेट को देखते हैं तो वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। रनिंग के दौरान यह और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन रेस्ट के दौरान आपकी जो ब्रीथिंग रेट रहेगी वो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट के बराबर ही हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
On an average, an adult human being at rest breathe in एंड आउट 15-18 टाइम्स इन अ मिनट। यहाँ पर भी बताया गया है कि किसी भी एडल्ट ह्यूमन में जो ब्रीथिंग रेट होती है 15 to 18 टाइम्स होती है 1 मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हैं, द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 1 मिनट में 25 टाइम्स जो होती है वो बढ़ जाती है। वेल वी एक्सरसाइज, जब भी आप एक्सरसाइज करती हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड डज इनहेल मोर ऑक्सीजन। जब भी आप क्या करती हैं, इसलिए हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉट ओनली वी डू ब्रीथ फास्ट, जिसमें आप ब्रीथिंग फास्ट नहीं करती हैं, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम क्या करती हैं, डीप ब्रीथ को अंदर लेती हैं, एंड डज इनहेल मोर ऑक्सीजन, जिससे कि अत्यधिक ऑक्सीजन की वो जो हमारे अंदर होती है उसकी हमको आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient ऑक्सीजन? क्या जब भी आप थकान महसूस करते हैं, डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, क्या आपकी ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट एनर्जी, क्या उस समय आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव कर पाती है? अगर आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव कर पाती तो आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी मिलती और आप वहाँ उस कंडीशन में ड्राउसी फील नहीं कर पाते। तो ये हो सकता है कि ड्राउसी कंडीशंस में आपकी ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाते हैं। अब आपकी एक्टिविटी 10.3 जो है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।